वाक़ई मिला है, लेकिन एक चुनाव हारने के बाद जिस तरह से पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है वो सवालों के घेरे में है कि अगर यहाँ पर बीजेपी की 150 सीट आई होती फिर मोदी जी का क्या होता, फिर बीजेपी का क्या होता, तो नहीं आता था। यही मोदी जी हैं, यही कहते थे कि एक अकेला मोदी सब पे भारी पड़ रहा है। आज यही मोदी जी कहते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरे साथ में पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है, तमाम तरह की बातें कहते नजर आते तो आप ये, लेकिन जिस तरह से अपने आप को बिल्कुल कमजोर साबित कर रहे हैं पीएम मोदी, चेहरे से नूर गायब हो गया है। जिस तरह कॉन्फिडेंस में नजर आते थे वो कॉन्फिडेंस गायब हो गया है। गाड़ी की अगली सीट पर बैठते हैं लाइट जलाकर, आजकल पिछली सीट पर बैठते हैं और वो भी लाइट। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का एक कह सकते हैं जो एजेंसियां हैं वो छोड़ सकती हैं। आपने देखा कि अभी भी अगर हम देखें तो 95% जो केस हैं ईडी के सीबीआई के वो विपक्षी दलों पर नजर। आखिर रातों रात राहुल गांधी को यह ख्याल क्यों आया कि उनके पीछे अब ईडी और सीबीआई लगने वाली है? आखिर राहुल गांधी की वह कौन सी बात है जिससे गुजरात लॉबी परेशान नजर आ रही है? आखिर राहुल गांधी ने कौन सी मुसीबत गुजरात लॉबी के सामने खड़ी कर दी है? आखिर राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगा कि अब ईडी और सीबीआई उनके ऊपर दबिश डालने वाली है? दरअसल जिस तरीके से बीते दिनों राहुल गांधी ने दावा किया कि अब मेरे खिलाफ ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जो विपक्षी नेता हैं उनको परेशान करने के लिए, चुनावी फायदे करने के लिए, और जाहिर सी बात है कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। खास तौर पर हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने उन पर दबिश डाली, जाहिर सी बात है वो भी सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में वो भी है जब विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल, कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के खिलाफ जिस तरीके से आरोप लगा कि कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप के जरिए भूपेश बघेल ने कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं तो गवाह अपने बयानों से पलट जाता है। वो कहता है कि मेरे से जबरदस्ती हस्ताक्षर लिए गए, सादे पेपर्स पर जो है हस्ताक्षर करवाए गए। सवालों के घेरे में वो भी है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की जमानत को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी और कहा है कि आखिर कब तक किसी को बयानों के आधार पर जो है रिमांड पर लिया जाएगा और कब तक उनकी गिरफ्तारी होगी। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी को अचानक क्यों ईडी और सीबीआई से कहीं ना कहीं ख्याल आया, ईडी और सीबीआई को उन्हें लगा कि उनके पीछे जाने वाली है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखा जाए तो राहुल गांधी रातों रात क्यों कहते हैं कि ईडी और सीबीआई अब मेरे पीछे पड़ने वाली है, मेरे खिलाफ जो है दबिश डालने वाली है? आखिर कौन सी बात है राहुल गांधी की जो गुजरात लॉबी को परेशानियों में डाल रही है? देखिए, राहुल गांधी जिस बेबाक अंदाज में आजकल नजर आते हैं, जिस बेखौफ अंदाज में आजकल नजर आते हैं, वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों की बात होने वाली है, हो रही है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी पहले बोला तो करते थे, लेकिन जिस तरह का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उनके अंदर अब नजर आता है, वैसा कॉन्फिडेंस उस समय नजर नहीं आता था। यही मोदी जी हैं, यही कहते थे कि एक अकेला मोदी सब पे भारी पड़ रहा है। आज यही मोदी जी कहते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरे साथ में पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है, तमाम तरह की बातें कहते नजर आते। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब राहुल गांधी का प्रभाव संसद के अंदर नजर आता है। और यही बात है कि ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि समूचा विपक्ष जो है इस समय ताकतवर खुद को महसूस करता हुआ दिखाई पड़ता है। अखिलेश यादव खुलेआम तौर पर यह बात कहते हैं कि सरकार जो है बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, आप ज्यादा खुश मत होइए, कभी भी यह सरकार गिर सकती है। लालू यादव तो कहते हैं कि 2-4 महीने की मेहमान है। तो आप जरा गौर करिए कि जो बीजेपी है वो डरी हुई सी है, सहमी हुई सी है। नीतीश कुमार आते हैं, कहते हैं भाई मुझे इतना पैकेज चाहिए, ले लीजिए आप पैकेज। चंद्रबाबू नायडू आते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, ले लीजिए, लेकिन बाकी राज्यों से अपनी आंखें मूंद लेते हैं। इसीलिए बहुत सारी सरकारें जो बीजेपी की हैं वो भी बीजेपी से इस समय खफा नजर आती हैं। आप हरियाणा को देखिए, ओलंपिक की बात करें, गुजरात को 600 करोड़ का आप बजट देते हैं और हरियाणा को महज 88 करोड़ का बजट देते हैं। और वहाँ से आप देखें तो प्लेयर वहाँ से ओलंपिक मेडल लेके आ रहे हैं, लेकिन गुजरात से महज 2 प्लेयर गए, उनका नाम भी कहीं आप पर देख नहीं पा रहे होंगे। तो कई ऐसे कारण हैं जो लगातार ये बात बता रहे हैं कि बीजेपी की जो पक्षपातपूर्ण कह सकते हैं रणनीति है वो भी कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई पड़ती है। और देखिए जिस तरह से बीजेपी के अंदर खाने में नाराजगी अब देखिए वो खुलकर सामने आने लग गई। आप जो है राजस्थान का जिक्र करिए, बसनों राज्य ने कल
वही जो बात कही है कि जब पद होता है तो उसके मद में कई बार आदमी चूर हो जाता है। ये बात मोदी जी के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा अपनी ही पार्टी के लिए है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी खुश नजर नहीं आते, भले ही कृषि मंत्री है, लेकिन क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा कि जब आदमी पद पर रहता है तब तक उसकी इज्जत होती है, पद से उतरते सब उसको भूल जाते हैं। आप जरा देखिए अश्विनी चौबे रोते हुए नजर आए थे। बिहार के यूपी की बात करें तो योगी जी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य उछल उछल के बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये बीजेपी के अंदर खाने में जो तिकड़मबाजी चल रही है उसी का लाभ कहीं ना कहीं राहुल गांधी उठाना चाहते हैं कि देखिए जो पार्टी लगातार 55 साल तक सत्ता में रहना चाहती थी, 100 साल तक सत्ता में रहना चाहती थी, एक चुनाव में हार होते ही किस तरह से तिलमिलाना शुरू कर दिया और किस तरह से आपस में झगड़ने का कह सकते हैं प्रोसेस हो गया। और यही बात को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से वो प्रभाव में आजकल नजर आते हैं, बीजेपी उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का एक कह सकते हैं जो एजेंसियां हैं वो छोड़ सकती हैं। आपने देखा कि अभी भी अगर हम देखें तो 95% जो केस हैं ईडी के सीबीआई के वो विपक्षी दलों पर नजर आते हैं। इसी मद्देनजर राहुल गांधी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अब हो सकता है कि मुझे ईडी के जरिए मेरे ऊपर शिकंजा कसा जा सके, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आइए मेरे यहाँ चाय बिस्किट आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आकर बैठिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो बीजेपी को उन्हीं के जाल में कहीं ना कहीं फंसाते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी इससे पहले कोई एक्शन ले, राहुल गांधी उस बात का खुलासा कर देते हैं और बीजेपी को अपने कदम वापस खींचने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो लगातार बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरीके से कमजोर नब्ज पर, गुजरात लॉबी के कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, अल्पसंख्यकों को डराने तक का आरोप लगा दिया था, इसके साथ ही शिक्षा विभाग पर सवाल उठा दिए, इसके साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खुद को मसीहा समझती है, अब उन्हीं कमजोर नब्ज पर वार करने लगे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी खुले तौर पर जिस हिंदुत्व के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा, उसी हिंदुत्व पर वार करते हैं और खुले तौर पर संसद में कहते हैं कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू कभी लड़ाई नहीं कर सकता। ये तो बीजेपी वाले हैं जो हिंदुत्व के नाम पर झगड़ा फैलाते हैं। सर सिराज बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात छेड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस रुआब में ये बात बोली थी, मेरे ख्याल से पूरे देश को उन्होंने संदेश दे दिया कि बीजेपी जो है हिंदुत्व की राजनीति तो करती है लेकिन हिंदुत्व के लिए कुछ करने को राजी नहीं है। आपने देखा कि अयोध्या में मंदिर बनता है, बड़े जोर शोर के साथ में उसका उद्घाटन भी किया जाता है। तमाम शंकराचार्य कहते हैं कि भाई अभी आप मत करिए, थोड़ा समय लीजिए। मोदी जी किसी की बात नहीं सुनते, बीजेपी किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन अब देखिए समझ में आ रहा है सबके, और सब ये बात कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जिस मंदिर को बनाने के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए, आखिर उसमें पानी कैसे टपक रहा है, इसका जवाब दे कौन होगा। इसके अलावा गर्भगृह में भी पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, उसका जवाब दे कौन होगा। खुद जो महंत मंदिर के वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा जो राम पथ बनाया गया था वो कैसे टूट गया, उसका जवाब कौन देता हुआ नजर आएगा। 1200 करोड़ की आप विस्टा प्रोजेक्ट बनाते हैं, संसद बनाते हैं कि भाई हम अपना जो है इतिहास खुद लिखेंगे, लेकिन कैसे वो टपक रही है, इसका जवाब कौन देता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो राहुल गांधी समेत विपक्ष के जो लोग हैं वो अब घेरते हुए नजर आते हैं। आप जरा देखिए बिहार में एक के बाद एक पुल गिरते चले जा रहे हैं, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तो ऐसे कई अनगिनत मुद्दे हैं जो बीजेपी को के ऊपर कहीं ना कहीं अब सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए कि हाल ही में जिस तरह से वायनाड में जो बारिश हुई उसमें जो गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर कहते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन जो रिपोर्ट सब सामने आ रही है कि जो बात कही गई वो बात कुछ और थी, लेकिन अमित शाह कुछ और बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है वो भी अब सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। और देखिए यही कॉन्फिडेंस लूज होने की बात होती है कि अब जो बात भी आप रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ती है। और राहुल गांधी जिस तरह वायनाड पहुंचे, जाकर लोगों से मिले, सिंपैथी कहने के लोगों के साथ में उन्होंने जताई, लोगों से गले मिले। एक पुल जो कि आप देखें लकड़ी का पुल है, कमजोर सा पुल है, वहां खड़े होकर सारे तरफ का नजारा देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो चीजें हैं वो बता रही हैं कि अब राहुल गांधी बेखौफ हो गए हैं। और यही खौफ अब बीजेपी के अंदर बैठ गया है कि राहुल गांधी अगर अकेले दम पर ये चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं तो वो इनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी करते हुए और ज्यादा नजर आने वाले। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राहुल गांधी गुजरात लॉबी की मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा चुनाव लड़ा, तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया। लेकिन इतना ज्यादा सर ये मामला जो है बढ़ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इसका जवाब देना पड़ता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को पप्पू कहकर पुकारा करते थे। बिल्कुल राहुल गांधी को क्या कुछ नहीं कहा गया। आप देखिए वो नाम गिनवाना शुरू करेंगे आप तो क्या क्या
क्या नहीं बोला गया। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यही होती है, मैं कई जानकारों को सुनता हूँ, कई जानकारों की जानकारी मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ जो वाकई बहुत बारीक जानकारी रखते हैं। ये बात हर एक कोई कहता हुआ नजर आता है कि देखिए 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत से पीएम मोदी कहने के सत्ता में बैठे हुए हैं और राहुल गांधी कह सकते हैं कि उस दौरान भी लगातार मेहनत करते रहे, डरे नहीं, सहमे नहीं, उसका फायदा उनको अब आके मिला है। लेकिन एक चुनाव हारने के बाद जिस तरह से पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है वो सवालों के घेरे में है कि अगर यहां पर बीजेपी की 150 सीट आई होती फिर मोदी जी का क्या होता, फिर बीजेपी का क्या होता। तो देखिए जाहिर बात है कि हार जीत तो चलती है, लेकिन जिस तरह से अपने आप को बिल्कुल कमजोर साबित कर रहे हैं पीएम मोदी, चेहरे से नूर गायब हो गया है, जिस तरह कॉन्फिडेंस में नजर आते थे वो कॉन्फिडेंस गायब हो गया है। गाड़ी की अगली सीट पर बैठते हैं लाइट जलाकर, आजकल पिछली सीट पर बैठते हैं और वो भी लाइट बंद करके। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तमाम चीजें ये बता रही हैं, ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो वो एक रुआब था, एक रुतबा था, उसके ऊपर कहने के सवाल निशान लग रहे हैं। और साथ में बीजेपी के अंदर भी अब इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ा जाए या फिर किसी नए विकल्प की तरफ रुख किया जाए। आरएसएस का जिस तरह से हाथ सीएम योगी के साथ में नजर आता है सिराज, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 3-4 साल के अंदर हो सकता है बीजेपी के अंदर कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आए, क्योंकि अब तक हर एक को ये मानकर चल रहा था कि अमित शाह अगले पीएम हो सकते हैं, अगले पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब ये लड़ाई जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि सीएम योगी भी उनसे कतई 19 नहीं है और आरएसएस का भी साथ कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आरएसएस का साथ योगी आदित्यनाथ के साथ तो है ही, और उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखा जाए तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से जिस तरीके से गुजरात लॉबी के सामने अब चुनौती बनकर उभर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसी वजह से उन्होंने यह ट्वीट किया और यह जानकारी दी कि कहीं ना कहीं मेरे पीछे ईडी और सीबीआई पड़ सकती है। बहरहाल देखा जाए तो बीते दशकों में अगर देखा जाए तो ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों में ऐसा लगता भी है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।